एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे MPSE 001 का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सो गाइस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और फॉरेन पॉलिसी मतलब हमारा जो फॉरेन के साथ रिलेशन कैसा है, हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे कि अगर हमें रशिया के साथ, US के साथ और भी जो भी फॉरेन कंट्रीज़ है उसके साथ हमारे रिलेशन कैसे, हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये सब आता है उसके अंडर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल रियलिस्ट एंड कॉम्प्लेक्स नियो रियलिस्ट अप्रोचेस टू इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सो इट इज़ कंटेंशियस पॉइंट बट पावर इज़ अनएम्बिगियसली डिफाइंड एज द स्टेट पावर। तो पावर को क्या कहा जाता है? स्टेट पावर। देन इंडिया इज़ आर्ग्यूड इज़ पोटेंशियली अ वर्ल्ड पावर, देयरफॉर इट शुड try to fulfill this potential and its foreign policy should reflect this aspiration and promote its achievement। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसे एक एस्पिरेशन रहना चाहिए और उसने अचीवमेंट्स प्रमोट करने चाहिए। India's nuclear and missile development programs, its space research and its scientific and technological achievements, large and highly professional defense forces under civilian control, a highly competent bureaucracy and a large pool of highly skilled professionals। So, इंडिया की जो न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी स्पेस रिसर्च होती है, जैसे कि हमारा जो नासा है और जो भी हमारे स्पेस स्टेशंस है जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ लॉन्च करते रहते हैं, जैसे चंद्रयान 2 वगैरह। सो वो काफ़ी अच्छा है। हमारे जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। लार्ज एंड हाईली प्रोफेशनल डिफेंस फोर्सेस है हमारे पास। देन अ हाईली कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी एंड अ लार्ज पुल ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स and no less a visionary political leadership and Indian democracy with its national consensus on the above meaning of national interest are all seen as vital elements in the realization of national security and a great power status। Okay, then skillful diplomacy, which was the hallmark of foreign policy under the leadership of जवाहरलाल नेहरू। तो हॉलमार्क क्या होता है? मतलब जो भी चीज़ काफ़ी अच्छे क्वालिटी की होती है, जैसे कि आप गोल्ड लेने जाते हो उस पर एक हॉलमार्क आता है, तो वैसे जो हमारी स्किलफुल डिप्लोमेसी है वो क्या है? हॉलमार्क है हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए। वो भी किसके लीडरशिप के अंडर? जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंदर। Military processes that India began systematically building under Indira Gandhi and political astuteness to engage all significant power in political and strategic dialogue that characterizes Indian foreign policy since 1990s are vital capabilities of great power। तो 1990s से हमारी जो foreign policies है वो काफ़ी better होने लगी है। that is capabilities of great power and that India has so consistently demonstrated। Then it is in such a way that political pronouncement and analysis often describe India as a great power or potentially a great power। तो जो हमारे political pronouncement है और analysis है उसकी वजह से हमें क्या कहा जाता है? हमें great power या फिर potentially great power कहा जाता है। Description of India as a great power, an emergent पावर एंड एट टाइम्स एज सुपर पावर। तो इंडिया को कहा जाता है ग्रेट पावर, इमर्जेंट पावर और कभी कभी एट टाइम्स सुपर पावर। समटाइम्स स्टिल विद एन इंटरगेशन मार्क हैव बिकम मोर फ्रिक्वेंट इन द आफ्टरमैथ ऑफ द न्यूक्लियराइजेशन एंड द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मेड इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी सिंस 1998। तो ये हमें ग्रेट पावर या फिर इमर्जेंट पावर क्यों कहा जाता है? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दैट इज़ इंटरगेशन मार्क लगाते हैं कि जब से हमने जो हमारा न्यूक्लियराइजेशन स्टार्ट किया है, हमारा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारी जो अचीवमेंट्स आए हैं, क्या उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ है? दैट इज़ सिंस 1998। इज़ सम काइंड ऑफ पैक्स इंडिका पॉसिबल? सिंस इंडिपेंडेंस एंड वेल अप टू द 1960 इंडिया स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी सॉ द कंट्री एज डिस्टाइंड टू बी अ फ्यूचर ग्रेट पावर ऑफ एशिया। तो 1960 के बाद से इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी थी, तो उन्हें कहा कि जो इंडिया है वो फ्यूचर में ग्रेट पावर एशिया की रिबिल्ड हो सकती है, लेकिन किसके बाद? रशिया और चाइना के बाद।
By the 1980s, Indian realists had a more ambitious view but argued realistically for India's regional preeminence to be acknowledged by the rest of the world. तो इंडिया की जो भी है वो acknowledge करनी चाहिए पूरे वर्ल्ड से. In other words, the view was a project the country as a leader if not the hegemon. तो जब इंडिया हेगेमॉन या फिर हेगेमॉन मतलब रूलर होता है, तो अगर इंडिया रूलर नहीं बन सकती साउथ एशिया का, तो इंडिया एज अ लीडर बन सकती है. विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड द ensuing uncertainties of the post-Cold War era, the idea to view the country as a great power and that it is so recognized by the international community has gained firmer ground. तो जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हो गया, कोलैप्स हो गया, सो हमारे मतलब पोस्ट कोल्ड वार के बाद तो फिर आइडिया आया दैट इज़ जो हमारी कंट्री है वो भी ग्रेट पावर बन सकती है. टू द आइडिया ऑफ रीजनल प्री इमिनेंस इज अपेंडेड द डिज़ायर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर. इन कॉम्प्लेक्स न्यू रियलिज्म पीरियड्स ऑफ ट्रांजिशन इन इंटरनेशनल रिलेशन सच एज the one witnessed in the wake of the collapse of Soviet Union offer significant opportunities for upward mobility to certain intermediate powers. Indian foreign policy in the 1990s, including India's successes in the development of nuclear weapon and long-range missile delivery system, is seen as a time-tested approach to enter the concert of great power on the basis of its military strength. तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो किस किस चीज़ों में है, जैसे जो हमने साइंटिफिक का अचीवमेंट्स किए हैं, हम हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग क्या है इंटरनेशनली हमारा जो कंट्री का नाम है वो आता है. देन सेकेंड टॉपिक इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. तो इंटरडिपेंडेंस मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होना और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. अनदर व्यू एंड विच हैज़ गेन करेंसी इज़ दैट there are deep connection between the domestic factor and foreign policy priorities and conduct of India. A narrow and simplistic view of political military security is not only static but outmoded also. Writing mostly from the decade of 1990 suggests that Indian foreign policy is undergoing political instability and ideological uncertainty as to the basic goal. तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो अंडरगो हो रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आइडियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी के ऊपर एज अ बेसिक गोल एंड मीन्स अप्रोप्रिएट फॉर द एंटायर गैमेट ऑफ इट्स एक्सटर्नल रिलेशन. Interdependence is more true of international relation in the aftermath of the Cold War and with the rapidly integrating economies. Realist understanding of security does not take into account problems such as the growing social and economic gap between the developed countries of the north and the developing countries of the south. So जो रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी है तो वो ये जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि जो सोशल इकोनॉमिक गैप वो बढ़ रही है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में नॉर्थ और साउथ के, एंड विद इन ईच डेवलपिंग कंट्री द ग्रोइंग गैप बिटवीन द इलाइट एंड द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ द पुअर. तो ये जो गैप है ये इलाइट मीन्स जो अमीर तबके के लोग हैं उनके बीच में और जो पुअर है इनके बीच में भी जो गैप है वो काफ़ी बढ़ रही है. और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है. एंड द प्रॉब्लम ऑफ द माइग्रेशन विद इन एंड अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर, और जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं या तो बॉर्डर के नेशनल बॉर्डर के अंदर या फिर नेशनल बॉर्डर के बाहर. और इवन फॉर दैट मैटर द ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. Admittedly, these problems render a realist view of security as of declining importance and somewhat outdated. Interdependence underscores the aspect of economic globalization. In effective terms, it means the rise of new transnational economic agents, mechanism and institution. तो जो transnational economic agent है वो rise हो रहा है, mechanism और उसका institution rise हो रहा है. These are transnational cooperation, World Trade Organization and International Monetary Fund and the World Bank along with the G7 countries. तो ये जो भी है international economic agents है. Then patterns and volume of capital, technology control regimes, economic and increasingly political and social condition attached to loans and assistance or access to the market of developed countries and concerted pressures built by industrialized countries, importantly US through the WTO,
World Trade Organization on developing countries to open their agricultural, industrial, services and financial sector to global financial and economic actor all means that the notion that is जो डेवलप कंट्री है जैसे कि यूएस, तो वो क्या कर दी है, फोर्स कर दी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को थ्रू WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो जो उनका एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उनको ग्लोबली फाइनेंशियल के लिए उनकी इकोनॉमिक्स को ओपन करे एंड वो पूरे वर्ल्ड के लिए उसे ओपन करे. A number of militarily strong states have experienced economic regression, even collapse in the 1990. तो 1990 में जो भी काफ़ी मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थे उनको भी काफ़ी रेग्रेशन के थ्रू जाना पड़ा और इवन कोलैप्स हो गए वो. अ मेजर चैलेंज फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसीज हाउ टू इंटरवेन इन दिस इमर्जिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल पैटर्न. तो जो मेजर चैलेंज है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का कि वो कैसे इमर्ज करे, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पैटर्न है, जो इंटरनेशनल पैटर्न चल रहा है उसके अंदर कैसे जाके वो इंटरवीन करे. इन अदर वर्ड्स इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर विल हैव अ लार्ज इकोनॉमिक कंटेंट. Put differently, what should India's place in the global economy be? The question has become as important, if not more important, than the goal of a great power status. Geoeconomics has taken precedence over geopolitics. तो geoeconomics ने ज़्यादा आगे बढ़ गई है geopolitics से. नेशनल सिक्योरिटी इज़ टुडे क्लोजली रिलेटेड टू द प्रॉस्पेरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ इट्स सिटीज़न. और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो काफ़ी आगे बढ़ गई है, क्लोजली रिलेट हो गई है कि एक सिटीज़न की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से रिलेट हो गई है उसकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी. ओके, सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.